गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है, आज इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। और एक ध्यान से सुन लीजिएगा, कल मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का और मेडुअल हिस्ट्री का टेस्ट के लिए नोट्स दे दिया है। ठीक है, और जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आज अंतिम टाइम है। अगर आज नहीं करेंगे तो फिर एक दिन में 4-4 सेट होगा। 10 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री समाप्त कर दूंगा। ठीक है, 10 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो कर लेंगे, नहीं तो एक दिन में 5-5 सेट होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आप ही लोगों को। तो जो लोग अभी तक नहीं किए हैं ज्वाइन, वो लोग कर लेंगे, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। तो कृपया करके मुझे कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, बीच में जुड़ते हैं और आप लोग को दिक्कत होती है। चलिए, तो आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना समय लगेगा आज इसे कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे विधायिका। विधायिका में हम लोग शुरू किए थे संसद को, यानी हम लोग संघ की विधायिका देख रहे थे, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा हो गया था। और अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख रहे थे। ठीक है, तो ये राज्यसभा हो गया था, लोकसभा हो गया था, राष्ट्रपति हो गया था, ये कंप्लीट हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया था। यहां तक ये और ये सब हो गया था। संसद के प्रमुख नेता हमें देखना है। अगला टॉपिक कौन सा है? संसद के प्रमुख नेता। ठीक है, अगला टॉपिक है संसद के प्रमुख नेता। तो ये भी हो गया था, यहाँ पे अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक है, संसद के प्रमुख नेता। ठीक है, इंपोर्टेंट लीडर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इंपोर्टेंस लीडर ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहां तक किसी को कोई डाउट्स है तो जल्दी से पूछ ले, नहीं तो हम लोग इससे शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप लोग का जो नोटिफिकेशन आने वाला है 67वीं बीपीएससी का, वो 15 अगस्त तक आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम का तारीख नहीं बदलेगा, अक्टूबर में ही संभवतः एग्जाम होगा। तो कृपया करके कोई परेशान नहीं होगा, पैनिक नहीं होगा। हम लोग सभी चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में समाप्त कर लेंगे। आज और कल 2 दिन आप लोगों का, 3 दिन आप लोगों का मैराथन क्लास लगेगा पॉलिटी का, क्योंकि पॉलिटी में कुछ चैप्टर्स अभी हैं जिसे अभी पढ़ना है, और उसमें कम से कम 10-15 दिन का समय लग जाएगा। तो हमारे पास 10-15 दिन का समय है नहीं, इसीलिए हम लोग डेली कोशिश करेंगे। कल तो आप लोगों का साइंस स्टार्ट होगा। ठीक है, कल आप लोगों का मॉर्निंग में 10 बजे साइंस स्टार्ट होगा। लेकिन पॉलिटी के क्लास हम लोग को प्रयास करना है कि थोड़ा सा टाइम हम लोग बढ़ा दें। ठीक है, और 2 घंटे का डेली पॉलिटी की क्लास चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कल हो सकता है संभवतः क्लास आप लोग का 7 बजे लगे। ठीक है, 7 से 9 2 घंटे का पॉलिटी की क्लास रहेगा, और फिर 10 से 11 हमारा साइंस रहेगा। ठीक है, तो ऐसा प्रयास करना है। बातें समझ में आया? और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू करना है आप लोगों को। बातें समझ में आ गई? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में भी कम से कम 60 से 70 क्लास चाहिए, वो भी लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे का क्लास होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास 10 दिन ऐसा चलेगा, थोड़ा ज्यादा क्लास 10 दिन कर लीजिएगा। क्योंकि पॉलिटी अगर मैंने 2-2 घंटा क्लास लिया तो 20 दिन के साथ ही हम लोग 5 दिन में पढ़ लेंगे। ठीक है, बस आप लोग क्लास डिस्टर्ब मत कीजिएगा। कुछ भी लेट नहीं हुआ है, सब कुछ हो जाएगा। बस क्लास को डिस्टर्ब करने का प्रयास मत कीजिए। पढ़ने के टारगेट से बैठा कीजिए और चीजों को रिवीजन करके आइएगा, क्लास समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां तक किसी कोई डाउट है? संसद के प्रमुख नेता तक किसी कोई डाउट? एनीबॉडी?
ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद के प्रमुख नेता, तो देखिएगा संसद के प्रत्येक सदन में यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी के अलावा, पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या हुआ, राज्यसभा में जो उस समय सभापति होगा वो पीठासीन अधिकारी हुआ, लोकसभा में जो उस समय अध्यक्ष होगा वो पीठासीन अधिकारी हुआ। तो लोकसभा का अध्यक्ष के लिए और राज्यसभा के सभापति के लिए दोनों के लिए एक ही शब्द मिलता है, संसद के प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतलब कि राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष। तो सदन के प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारियों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं जिनका संसद की कार्रवाई की दृष्टि से विशेष महत्व होता है, और ये प्रमुख नेता हैं। एक नंबर पे सदन के नेता, दूसरे विपक्ष का नेता और तीसरा संचेतक। और अभी हालिया संदर्भ में देखेंगे कि कांग्रेस ने ये दोनों चीजों को बदलने का प्रयास किया है या बदलने वाली है, पता नहीं कंफर्म नहीं है कि बदल दी कि बदलने वाली है। ऐसा न्यूज में आज तक पे कल परसों देख रहा था तो पता चला था कि संसद में जो है कांग्रेस जो है अपना विपक्ष का नेता और व्हिप जारी करने वाले यानी संचेतक के नेता को भी बदलने वाली है। तो आगे बताऊंगा, तो पहले देखते हैं सदन के नेता कौन होते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस यानी सदन का नेता क्या होता है भाई ये, तो इसकी चर्चा जो है संविधान में कहीं नहीं की गई है, यानी आपको संविधान में सदन का नेता के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसकी चर्चा जो मिलती है सदन की नियमावली में है, यानी सदन की अपनी एक नियमावली है और उसी नियमावली में सदन के नेता की चर्चा मिलती है। तो सामान्यतः लोकसभा में सदन के नेता का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। सामान्य तौर पे लोकसभा में सदन के नेता का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री की भूमिका का निर्वाह करता है। तो यदि कभी प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो जैसे मनमोहन सिंह, तो यदि कभी प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो जैसे कि हमारे भूतपूर्व क्या थे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, तो यदि कभी प्रधानमंत्री क्या हो राज्यसभा से हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद के किसी ऐसे मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य है लोकसभा के सदन के नेता की भूमिका के लिए मनोनीत करता है। तो राज्यसभा के सदस्य से मनमोहन सिंह जी, तो लोकसभा में वो क्या करते थे, अपने मंत्री परिषद के किसी ऐसे मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य था उसे क्या कर देते थे, सदन के नेता मनोनीत कर देते थे। और राज्यसभा में भी सत्ता दल रूलिंग पार्टी या गठबंधन का एक सदस्य जो है सदन का नेता होता है। तो राज्यसभा में अब जैसे मोदी जी हैं लोकसभा के हैं, तो लोकसभा में तो खुद लीडर ऑफ द हाउस है लोकसभा में, तो फिर राज्यसभा में किसे करेंगे, तो मोदी जी अपनी मंत्री परिषद के किसी ऐसे मंत्री को जो राज्यसभा का सदस्य होगा उसे क्या कर देंगे, लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में मनोनीत कर देंगे। लेकिन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी वो राज्यसभा से थे, तो उन्होंने लोकसभा में अपने मंत्री परिषद के किसी ऐसे मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य था उसे मनोनीत कर देते थे। बात क्लियर है। लेकिन सामान्य तौर पे ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, एक्सेप्शन हो सकता है। ठीक है, तो कौन होते हैं लीडर ऑफ द हाउस, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, क्लियर है। अब देखिए विपक्ष का नेता कौन होता है। विपक्ष का नेता लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यार हमको इंग्लिश में पढ़ाने को बड़ी मन करता है, पता है आप लोगों को, लेकिन अफसोस की बात कि हम हिंदी मीडियम है, तो चिंता का विषय ना कीजिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, विपक्ष का नेता।
तो विपक्ष के सबसे बड़े दल के प्रमुख को ही विपक्ष का नेता या नेता विपक्ष कहा जाता है। मतलब क्या है कि देश में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, देश में 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। उन 8 राष्ट्रीय पार्टी में एक तो पार्टी होगा जो क्या होगा, आपकी सत्ता में होगा, यानी जो शासन चला रहा है, जैसे मोदी जी, बीजेपी। इसके अलावा 7 अन्य ऐसी पार्टियां होंगी, हो सकता है कि वो सहायक की भूमिका निभा रही हो गठबंधन में तो ठीक, नहीं तो वो पार्टी जो कि सरकार के मंत्री परिषद में जिनका योगदान नहीं होता है, और सबसे बड़ी पार्टी होती है, यानी सत्ता दल में जो पार्टी है जो शासन कर रहा है, जो प्रधानमंत्री का पार्टी है, उस पार्टी के अलावा जो सबसे बड़ा पार्टी होता है, सबसे बड़ा दल होता है, उसी के प्रमुख को विपक्ष का नेता या नेता विपक्ष कहा जाता है। तो आरंभ में विपक्ष के नेता को विशेष मान्यता प्राप्त नहीं था, यानी नेता विपक्ष को कोई अहमियत नहीं दिया जाता था। लेकिन 1977 में दोनों सदनों में नेता विपक्ष को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई और वर्तमान में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन, भत्ता और सुविधा उपलब्ध है। यानी जो विपक्ष का नेता होता है उसे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है और उसे उसी के वेतन, भत्ता और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो विपक्ष के नेता का दर्जा भी तभी मिलता है जब विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य को संख्या को, माने जो पार्टी के सदस्यों की संख्या जो हो वो कुल सदस्यों की 10% के बराबर हो या उससे अधिक हो। यानी कि लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो 543 का 10% अगर आपके पास सीट है तभी आप नेता विपक्ष हो सकते हैं या विपक्ष के नेता हो सकते हैं। तो मानते हैं कि 4 पार्टी है, किसी को 10% है, किसी को 20% है, किसी को 5% है, तो इसमें नेता विपक्ष कौन होगा, 20% वाला। यानी 10% मिनिमम जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसके पास सीटें होंगी सत्ता दल के अलावा उसी को जो है नेता विपक्ष माना जाता है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए विपक्ष के नेता के लिए, 10% संख्या होना चाहिए। उससे कम सदस्य होने पर यह दर्जा किसी को नहीं दिया जाता है। तो हालिया संदर्भ में देखें बीजेपी के शासन में, तो विपक्ष के नेता के लिए 10% सीटें चाहिए और किसी भी दल के पास 10% सीटें नहीं है लोकसभा में। तो इस हिसाब से तो किसी को विपक्ष का नेता नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार चलाने में विपक्ष के नेता के महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए सरकार ने अपने से स्वतः ही जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको 10% मान के, ठीक है, नहीं होने के बावजूद भी नेता विपक्ष को बैठा दिया जाता है। तो वर्तमान में देखेंगे कांग्रेस के कौन है जी, गुलाम नबी आजाद हैं कि कौन है अभी विपक्ष के नेता, किसी को ध्यान है विपक्ष के नेता इस समय कौन है? अभी विपक्ष के नेता कौन है जी? गुलाम नबी आजाद हैं कि कोई और है? अरे भाई टीवी भी देखते हैं तो थोड़ा बताइए। अधीर रंजन, ठीक है, अधीर रंजन जो है इस समय नेता विपक्ष हैं, ठीक है, ये कांग्रेस के दल के नेता के आते हैं, ठीक है। तो विपक्ष का नेता क्लियर है आप लोगों को? यहां सीट से तात्पर्य क्या है? ये भगवान, एक दर्जा दिया जाता है रंजीत कुमार जी, ठीक है, एक दर्जा। मैंने क्या कहा, संविधान के नियमावली में एक दर्जा है नेता विपक्ष का, एक पद का नाम है। जैसे कि अध्यक्ष लोकसभा में होता है एक पद है ना, जैसे राष्ट्रपति एक पद है ना, एक उपराष्ट्रपति एक पद है ना, उसी प्रकार नेता विपक्ष भी एक पद है। वो तभी प्राप्त होगा जब आपको लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10% हो। अगर नहीं है, जैसे वर्तमान सरकार में कोई भी नेता विपक्ष नहीं होता, क्योंकि किसी के पास लोकसभा की 10% से ज्यादा की सीटें नहीं है। लेकिन सरकार जो है, सरकार चलाने के लिए नेता विपक्ष की आवश्यकता होती है, इसीलिए नहीं होने के बावजूद भी वो दर्जा दे दिया गया है। तो इसमें पद का क्या अर्थ पूछना चाहते हैं भाई, बताएंगे? और नेता विपक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है, यानी उसको सारे सुख सुविधा वेतन मिलेगा जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है। और आवश्यकता पड़ने पे जहां भी कैबिनेट मिनिस्टर की आवश्यकता पड़ती है वहां पे नेता विपक्ष को भी बुलाया जाता है। अब देखिए सचेतक क्या होता है, ये दोनों तो चीजें आप लोग लगभग जानते ही थे। सचेतक क्या होते हैं? तो यहां पे हो गया आपका दूसरे नंबर पे कौन से हो गए जी?
विपक्ष का नेता हो गया। तीसरे नंबर पे आपके आते हैं सचेतक। सचेतक, और इसी को कहते हैं व्हीप। तो ये सचेतक के रूप में कम, व्हीप के रूप में ज्यादा जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा व्हीप क्या होता है। तो व्हीप का जो कार्य होता है ना, संसद में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को अनुशासन में रखना होता है। अब जैसे बीजेपी का एक व्हीप होगा, यानी एक सचेतक होगा, कांग्रेस का एक व्हीप होगा, हर पार्टी का अपना एक व्हीप होता है, हर पार्टी का एक व्हीप होता है। और उसका कार्य क्या होता है, अपने राजनीतिक दल के सदस्य, जैसे बीजेपी के जितने सदस्य लोकसभा में बैठते होंगे, तो जो बीजेपी का सचेतक होगा वो क्या करता होगा, उन सभी लोकसभा में बीजेपी के सदस्यों को अनुशासित करता होगा, अनुशासन में रखने का काम करेगा। तो प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, अपने एक सदस्य की नियुक्ति जो है सचेतक के रूप में करता है। और सचेतक का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि दल के सदस्य संसद में उपस्थित रहें। तो वही व्यक्ति जो है हमेशा कहता रहता है कि भाई आप लोग डेली आइए, ऐसा मत कीजिए, मत आइए, नहीं आइएगा तो फिर हम लोग पार्टी कमजोर हो जाएगी, हम लोग हल्ला नहीं मचा पाएंगे। अब जैसे कांग्रेस के मान लीजिए, कांग्रेस के 20 एमपी मान लेते हैं लोकसभा में बैठ रहे हैं, उसमें से भी 4 गुना है, तो सचेतक क्या कहेगा, एक तो हम लोग ऐसे ही ना के बराबर हैं, उसमें भी तुम लोग नहीं आओगे तो काम कैसे चलेगा, हल्ला हुल्ला कैसे होगा। तो सचेतक का काम यही होता है, मुख्य कार्य, जो कि दल के सदस्य संसद में उपस्थित रहें। इसके अलावा यदि किसी मुद्दे पे संसद में मतदान होता है तो वो अपने दल के सदस्यों को निर्देश जारी करता है कि उन्हें मतदान में प्रस्ताव का समर्थन करना है कि विरोध करना है या तटस्थ रहना है। यानी मतदान करना है कि विरोध करना है कि भाई न्यूट्रल रहना है। ठीक है, तो अब सोचिए कि बीजेपी के तरफ से मानते हैं 545 में से 520 विधायक हो, ठीक है, और कांग्रेस के मान लेते हैं 10 हो, और किसी वोट पे, किसी प्रस्ताव पे, किसी विधेयक पे मतदान हो रहा है, तो 520 में से भाई सबको हो सकता है अलग अलग विचार हो। कोई कहेगा हम एक्सेप्ट करेंगे, कोई कहेगा यार छोड़ो इसको रिजेक्ट कर दो, कोई कहेगा भाई हम वोटे नहीं करेंगे। तो उस समय व्हीप क्या कहता है, कहता है सबको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, सहमति देना है। तो अब सबको जो भी मन में हो ये लोग सहमति ही देंगे। इसी तरह कांग्रेस के भी है, कांग्रेस का व्हीप क्या करेगा, कहेगा सबको रिजेक्ट करना है, सब अब रिजेक्ट ही करेंगे। तो यदि किसी मुद्दे पे संसद में मतदान होता है तो वो अपने दल के सदस्यों को निर्देश जारी करता है और उन्हें मतदान में प्रस्ताव का समर्थन करना, विरोध करना या तटस्थ रहना यह बताता है। तो यदि पार्टी सदस्य उसके निर्देश का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। तो ये है सचेतक। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला टॉपिक देखिएगा, अगला टॉपिक है हमारा संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया। यही वाला टॉपिक है, संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया। तो वहां ज्यादा बेटर लिखा है, यहां पे आते हैं तो इसको यहां पे मार्क कर लेते हैं, नहीं तो कहेंगे आप लोग सर ये छोड़ दिए हैं। तो ये सब अभी हम लोग बताते हैं। और आ जाइए, ये प्रमुख नेता हो गया, ठीक है। अब देखिए संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया, अगला टॉपिक है हमारा देखिएगा संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया का टॉपिक पहले समझिए क्या होता है, कि विधि का निर्माण कैसे होता है, यानी कानून कैसे निर्मित होता है। तो पहली बात कि कानून कई प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के विधेयक जो है हमारे संसद में लाए जाते हैं। एक को कहते हैं साधारण विधेयक, दूसरे को कहते हैं धन विधेयक, तीसरे को कहते हैं वित्त विधेयक, चौथे को कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। तो ये 4 प्रकार के विधेयक जो है हमारे संसद में आते हैं और इसी के माध्यम से अलग अलग टाइप्स के कानून बनते हैं। तो संविधान में आर्टिकल 107 से लेके आर्टिकल 111, ठीक है, संविधान में आर्टिकल 107 से लेके 111 तक के समूह को विधायी प्रक्रिया शीर्षक दिया गया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का शीर्षक दिया गया है आर्टिकल 107 से लेके 11 में।
तो इन अनुच्छेदों में विधि प्रक्रिया की, विधि निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है संक्षेप में, और उससे संबंधित सभी नियम नहीं दिए गए हैं। यानी आर्टिकल 107 से 11 में विधि निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख संक्षेप में किया गया है, उससे संबंधित सभी नियम नहीं दिया गया है। तो संसद के दोनों सदन, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के पास अधिकार है कि वे संविधान के अधीन रहते हुए अपने लिए कार्रवाई के नियम खुद बनाएं। इसलिए संसद की विधायी प्रक्रिया को समझने के लिए आर्टिकल 107 से 11 के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा के विशिष्ट नियमों को भी देखना जरूरी है। यानी कि संविधान में तो यह नियम दिया गया है और साथ में यह भी कह दिया गया है कि संविधान के अधीन रहते हुए अपने कार्रवाई के नियम खुद संसद बना सकते हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया तो मैंने बताया संसद का अपना नियमावली है, तो हमें संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए इन आर्टिकल्स के साथ साथ संसद की नियमावली को भी समझना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें क्लियर होंगी। तो संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? कानून बनाना। संसद का प्रमुख कार्य क्या है? कानून बनाना। कोई भी कानून यानी लॉ शुरुआत में विधेयक होता है, बिल होता है। जब वो विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपेक्षित यानी एक्सपेक्टेशन बहुमत से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति उस पर क्या कर देते हैं? अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं, वही अधिनियम, वही बिल, वही विधेयक, वही बिल या विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो पहले वो किस फॉर्मेट में रहता है? बिल या विधेयक के रूप में रहता है, ठीक है, बिल या विधेयक के रूप में रहता है। लेकिन जब संसद के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की सहमति इस पे मिल जाती है किसी विधेयक पे या किसी बिल पे, तो यही बिल या विधेयक क्या हो जाता है? अधिनियम बन जाता है। अधिनियम यानी कानून बन जाता है, कानून यानी लॉ बन जाता है, ठीक है। तो अधिनियम को ही प्रचलित भाषा में कानून कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अब आप लोग को सामान्य सा परिचय समझ में आ गया होगा कि संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया का क्या प्रोसेस है। अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के विधि निर्माण होते हैं। बहुत बढ़िया, खुशी की बात है आशुतोष जी, धन्यवाद। आगे हम लोग देखें। तो सामान्य सा परिचय क्लियर हो गया। तो अब देखिए विधेयकों के यानी जो बिल लाया जाता है कानून बनाने के लिए, अधिनियम बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए, उसके कई प्रकार होते हैं। तो विधेयकों के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ बिल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ बिल्स। टाइप्स ऑफ बिल्स, विधेयकों के प्रकार। तो संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक को अलग अलग दृष्टि से वर्गीकृत किया जा सकता है और उसमें कुछ प्रमुख वर्गीकरण इस प्रकार है: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तो इस कैटेगरी को समझने से पहले हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ बिल को मुख्य रूप से सरकारी विधेयक और प्राइवेट सदस्य विधेयक एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बिल्स एंड प्राइवेट मेंबर बिल्स, ये दोनों में क्या अंतर होता है देखिएगा ध्यान से। तो संसद में जो भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो पहला कैटेगरी होता है कि वो दो टाइप का होता है, यानी संसद में जितने भी बिल आएंगे वो सब के सब दो टाइप के होंगे। एक को कहते हैं सरकारी विधेयक, क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक। इसी को कहते हैं इंग्लिश में गवर्नमेंट बिल, ठीक है, गवर्नमेंट। और एक होता है गैर सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। तो गैर सरकारी ये मतलब क्या हो गया? ये प्राइवेट हो गया, इसी को क्या कह देंगे? प्राइवेट मेंबर बिल्स।
तो संसद में जितने बिल आते हैं वो टोटल दो प्रकार के होते हैं, या तो वो सरकारी विधेयक होगा या तो गैर सरकारी विधेयक होगा। तो भाई सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। सरकारी विधेयक यानी गवर्नमेंट बिल्स वे बिल हैं जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं। तो मंत्री परिषद यानी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक होता है, प्राइवेट मेंबर बिल्स होता है। यानी कि मंत्री, देखिए ध्यान से सुनिएगा, भारत में टोटल मंत्री परिषद के सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है, 15% पीएम के साथ। तो अगर लोकसभा के सदस्यों का 15% निकाला जाए, ये 5 तरीका, ये 20 तिया, ठीक है, 5 चौका, और ये कितना हो गया 5 एकम 5, 5 9 45, ठीक है। इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 4 दूना 8, 2 बचा यहां पे तो 29, 9 चौका सॉरी 8 चौका 32, 7 चौका 28, 7 चौका 28, ठीक है। यहां पे बचा 1 तो 10, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, ठीक तो है यार, कुछ गलत हो रहा है क्या जी भाई, जल्दी जल्दी में सब गलत हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, यहां पे निकालते हैं। 545 का 15% निकालना है, ठीक है। तो इसको काटिए 20, इसको काटिए 3, ठीक है, इसको काटिए 5 चौका और इसको काटिए 5 एकम 5 0 9 5 9 इतना, ठीक है। अब इसको काटिए 4 से, तो 4 दूना 8, 2 बचा तो 7 चौका 28, ठीक है, और 1 बचा तो 4 दूनी 8, 27 होगा ना जी पॉइंट में, तो इसको हटा दीजिए, 27 को ले लेते हैं। तो 3 9 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 87, ठीक है। तो अभी वर्तमान में देखेंगे तो टोटल मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, 88। टोटल मंत्रियों की संख्या कितनी है, 88। 81 आ रहा है, 81 आ रहा है ना, कितना आया था भाई, चलिए ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो 81, तो इसको 82 कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल मंत्री इस समय 82 है। तो इन 82 मंत्रियों के द्वारा अगर किसी विधेयक को पेश किया जाता है तो वो सरकारी विधेयक है। इन 82 मंत्रियों के अलावा बाकी सब क्या है, एमपी है। भाई लोकसभा के सदस्य हैं और मंत्री नहीं है तो क्या होगा, एमपी है। राज्यसभा के सदस्य हैं, मंत्री नहीं है, माने 82 में नहीं है तो क्या है, एमपी है। यानी कि मंत्री परिषद के सदस्यों के अलावा यानी किसी मंत्री के द्वारा अगर पेश किया जाता है तो वो सरकारी विधेयक, और गैर मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है तो वो क्या हो गया, प्राइवेट सदस्य विधेयक कहलाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, सरल है तो क्या दिमाग लगाना है, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, सरकारी और गैर सरकारी क्लियर है। प्राइवेट से लोग क्या समझ लेते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति जाके विधेयक पेश करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो और एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा कि सदन में गैर सरकारी विधेयक को पेश करने से पहले 1 महीने पहले नोटिस देना जरूरी होता है, ठीक है। गैर सरकारी विधेयक को पेश करने से पहले 1 महीने का नोटिस देना जरूरी होता है, ठीक है। तो नोटिस की अवधि के दौरान इन विधेयकों को सदन की एक समिति के पास भेजा जाता है और वो समिति क्या करती है, जांच करती है कि कहीं ये विधेयक संसद के विधि निर्माण संबंधी क्षेत्राधिकार से बाहर तो नहीं है, ठीक है। तो ये समिति ऐसे विधेयकों पर विचार करने का समय निर्धारित करती है और लोकसभा में प्रायः प्रत्येक शुक्रवार को, ठीक है, प्रत्येक फ्राइडे को, प्रत्येक शुक्रवार को प्राइवेट विधेयकों के लिए कुछ समय देने की परंपरा है। तो यही हमारा पूरा सरकारी और गैर सरकारी विधेयक की कहानी है। उम्मीद करता हूं कि स्पष्ट हो गया होगा।
ए भाई आपन मैथमेटिक्स अपना लगे रख लोगिन, ठीक बा। जोन कंसेप्ट समझाए के ला समझ में आ गई ना। 81.5 82 83 84 किए हैं यार। कंसेप्ट समझना है कि 81 82 यहां पे करना है। यार अजीबे लोग हैं, समझते ही नहीं है। आगे लगता है पढ़ने का मन ही नहीं है। तो ये तो था हमारा पेश करने के आधार पे कि संसद में कितने प्रकार के विधेयक पेश किए जा सकते हैं। तो पेश करने का मतलब कौन उसे पेश कर रहा है। तो पेश करने के आधार पे संसद में प्रक्रिया कितने प्रकार का विधेयक हो गया, 2 प्रकार का, सरकारी और गैर सरकारी। अब देखिए प्रक्रिया के आधार पे, प्रक्रिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, ठीक है। प्रक्रिया के आधार पे, प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है, विधेयकों का वर्गीकरण, विधेयकों का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, यानी प्रक्रिया के आधार पर विधेयकों का वर्गीकरण। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से देखें तो भारतीय संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो इसी साधारण विधेयक को कहते हैं ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। और इसी ऑर्डिनरी बिल को कहते हैं गैर वित्तीय विधेयक, गैर वित्तीय विधेयक। ऑर्डिनरी बिल को क्या कहते हैं, गैर वित्तीय विधेयक भी कहते हैं। तो टोटल 4 प्रकार का विधेयक की प्रक्रिया के आधार पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह साधारण विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक क्या होता है या ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब तक चारों नहीं बता दूंगा ये समझ में नहीं आएगा, जब तक चारों नहीं बता दूंगा समझ में नहीं आएगा। तो पहला सुनिए, समझ में नहीं आएगा, दूसरा सुनिएगा, नहीं समझ में आएगा, चारों बता दूंगा, चारों समझ में आ जाएगा। तो पहला साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल। तो इन विधेयकों की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है, यानी ऑर्डिनरी बिल का या साधारण विधेयक का या गैर वित्तीय बिल का कोई भी परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं है। यानी कि जो विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, वित्त विधेयक नहीं होगा, संविधान संशोधन विधेयक नहीं होगा, वो क्या होगा, साधारण विधेयक होगा। क्योंकि धन विधेयक का परिभाषा है, वित्त विधेयक का परिभाषा है, संविधान संशोधन का परिभाषा है, लेकिन साधारण विधेयक का कोई परिभाषा नहीं है। मतलब कि वे सारे विधेयक जो धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक नहीं होंगे, वो सब के सब साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल होंगे। उम्मीद करता हूं कि साधारण विधेयक का ये छोटा सा टेलर समझ में आ गया होगा। आगे सुनिए। अब धन विधेयक क्या होता है भाई, मनी बिल क्या होता है। तो आर्टिकल 110 में क्या है, आर्टिकल 110 में, ठीक है, आर्टिकल 110 में शामिल विषयों से, अभी बताऊंगा कौन कौन सा विषय है, अभी पहले डिफिनेशन सुनिए। आर्टिकल 110 में शामिल विषयों से जुड़े विधेयक इस वर्ग में शामिल है। यानी आर्टिकल 110 में कुछ विषय दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अब उन सब्जेक्ट से अगर रिलेटेड कोई विधेयक है तो वो मनी बिल होगा, धन विधेयक होगा। और इनका संबंध कुछ खास वित्तीय विधेयकों से होता है, जैसे कि संचित निधि से, करारोपण, इंपोजिशन ऑफ टैक्स, ये सब एग्जांपल है। तो आर्टिकल 110 से संबंधित किसी विषय का अगर विधेयक है तो वो होगा धन विधेयक। अब वो आर्टिकल 110 हम समझेंगे कि भाई इसमें क्या क्या विधेयक है, तो समझ में आ जाएगा कि धन विधेयक क्या होता है। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि आर्टिकल 110 में शामिल विषयों से जुड़े विधेयक को इस वर्ग में शामिल किया जाता है और इनका संबंध कुछ खास प्रकार के वित्तीय विषयों से होता है। यानी कि धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक है, लेकिन खास प्रकार का वित्त विधेयक है, उसी को धन विधेयक कहते हैं। यानी कि ये रहा पूरा वित्त विधेयक, ये पूरा बड़ा सा गोला क्या है, वित्त विधेयक है, ठीक है। ये वित्त विधेयक है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें कुछ खास प्रकार का जो
कुछ खास प्रकार का मतलब क्या है यहां पे सीधा सा, कुछ खास प्रकार का मतलब है सीधा सा कि जो आर्टिकल 110 से जिसका प्रावधान मैच कर गया वो हो जाएगा धन विधेयक। यानी वित्त विधेयक के वे महत्वपूर्ण प्रावधान जो आर्टिकल 110 से मैच कर जाते हैं तो वो धन विधेयक हो जाता है। जो आर्टिकल 110 के अलावा होता है वही वित्त विधेयक कहला जाता है। तो वित्त विधेयक का डिफिनेशन है, वित्त विधेयक का इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होगा, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। मतलब कि ये जो है, ये अंदर वाला पीला वाला जो है ये धन विधेयक है, और ये बड़ा वाला गोला के अंदर ही है तो ये क्या है, वित्त विधेयक भी है। लेकिन क्या ये जो है ये रेड वाला ये तो वित्त विधेयक है, लेकिन क्या ये धन विधेयक है, धन विधेयक नहीं है। तो प्रत्येक वित्त विधेयक यानी वित्त विधेयक प्रत्येक वित्त विधेयक बराबर धन विधेयक नहीं होगा। लेकिन प्रत्येक धन विधेयक, ठीक है, प्रत्येक धन विधेयक क्या होगा, वित्त विधेयक होगा। ठीक है, वित्त विधेयक होगा, क्योंकि देखिए ये सब पर धन विधेयक है और ये सब धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक भी है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को समझ में आया? किसी कोई डाउट? अब देखिए वित्त विधेयक क्या होता है, फाइनेंशियल विधेयक क्या होता है। फाइनेंशियल विधेयक क्या होता है, तो इन विधेयकों का संबंध जो है वित्तीय विषयों से ही होता है। जैसे कि धन विधेयक का संबंध वित्तीय विधेयक से ही होता है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के वित्त विधेयक से जो आर्टिकल 110 में चर्चा किया गया है। और ये जो है वित्त विधेयक से भी इनका भी संबंध होता है, लेकिन ये धन विधेयक से भिन्न होते हैं और इनका निर्धारण आर्टिकल 117 के अनुसार किया जाता है। तो आर्टिकल 110 के अनुसार जो होता है वो धन विधेयक, और जो आर्टिकल 117 के अनुसार होता है वो वित्त विधेयक। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। तो प्रत्येक जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होगा। इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट है? तो आर्टिकल 110 धन विधेयक, आर्टिकल 117 वित्त विधेयक। अब देखिए संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, जिसे आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे कि इन विधेयकों का उद्देश्य होता है संविधान के उपबंधों में परिवर्तन करना। आर्टिकल 368 में बताई गई प्रक्रिया से संबंधित सभी विधेयक जो होते हैं संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 368 से जुड़े सभी प्रकार के जो प्रोसेस है, संशोधन है, वो सब संविधान संशोधन विधेयक है। वित्त विधेयक 117 से, धन विधेयक 110 से। इन तीनों के अलावा जो भी विधेयक होगा वो सब के सब साधारण विधेयक होगा, इसीलिए इसका कोई डिफिनेशन नहीं है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। हे भगवान, आशुतोष जी, इधर कहीं देखिएगा, धन विधेयक कहीं ये रहा, ये रहा। देखिए धन विधेयक, मनी बिल और वित्त विधेयक दोनों में क्या अंतर होता है, ध्यान से देखिएगा। अब ये मैं पेन नहीं चला पाऊंगा। वित्त विधेयक फाइनेंशियल बिल, आय और व्यय यानी इनकम और व्यय यानी एक्सपेंडिचर से संबंधित प्रत्येक विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। क्या समझे, आय यानी इनकम, व्यय यानी एक्सपेंडिचर से संबंधित प्रत्येक विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं, फाइनेंशियल बिल कहते हैं। धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक से तात्पर्य ऐसे विधेयक से है जिसमें आय और व्यय से संबंधित कुछ विशिष्ट, स्पेसिफिक और चयनित यानी सिलेक्टिव विषय पाए जाते हैं। यानी कि धन विधेयक भी क्या है आपका, धन विधेयक भी
आय और व्यय से ही संबंधित है, ठीक है, आय और व्यय से ही संबंधित है। लेकिन कुछ सिलेक्टिव विषय, वो सिलेक्टिव विषयों की चर्चा आर्टिकल 110 में की गई है। तो आर्टिकल 110 में जिन विषयों को दिया गया है वो सिलेक्टिव विषय है, तो वो सिलेक्टिव विषय जो आर्टिकल 110 से मैच करेगा वो धन विधेयक हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आय और व्यय से संबंधित है तो वो वित्त विधेयक हो जाएगा। अब भारत में धन विधेयक ऐसा विधेयक जिसमें आर्टिकल 110 से संबंधित कोई या सभी प्रावधान हो, आर्टिकल 110 से बाहर का प्रावधान नहीं हो, भारत में धन विधेयक कहलाता है। उम्मीद करता हूं इतना तो काफी होगा। बाकी इसका पूरा डिटेल बहुत लंबा है, पढ़ाऊंगा किसी दिन। ये एक अलग ही पूरी कहानी है, पूरा डिटेल में 1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास ये अकेले खाता है, वित्त विधेयक धन विधेयक, ठीक है। तो इसका डिटेल किसी और दिन पढ़ाऊंगा। बाकी अभी आपको इतना ही समझना था, अंतर इतना बता दिया, ठीक है। तो ये किसी और दिन समझाऊंगा पूरा डिटेल में, ये पूरा एक क्लास खाएगा। अभी आपके डाउट क्लियर हो गए? बात ये स्पष्ट है? बाकी वित्त विधेयक और धन विधेयक पे एक स्पेशल क्लास आप लोग का मैं रिकॉर्डिंग क्लास डाल दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ही माइनर सा कंसेप्ट है, एकदम डीपली। अगर मैं उसको अभी पढ़ाऊंगा तो पूरा ये जो चैप्टर समाप्त करना है वो नहीं होगा। तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है स्पष्ट रूप से डिटेल में, वो आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अपना। तो चलिए, ये तो क्लियर हो गया। संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया में विधेयक कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट है सभी को? अब देखते हैं इनको डिटेल में। ये सब टेलर बता रहा था, अब पढ़ते हैं इनको डिटेल में। तो हमारा पहला टॉपिक है साधारण विधेयक। पहला टॉपिक क्या है? साधारण विधेयक। ये सामान्य सा परिचय था अभी तक जो आप लोगों को बताया। ऑर्डिनरी बिल, अब इसकी डिटेल्स कहानी पढ़ते हैं। देखिएगा, तो साधारण विधेयक जो होता है वो कैसे आता है, कैसे विधि के रूप में, ये कैसे बिल्स के रूप में आता है या कैसे कानून बनता है, ठीक है। तो साधारण विधेयक कानून बनने से पहले कई चरणों से गुजरता है। साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो कानून बनने से पहले कई चरणों से होकर गुजरता है। तो प्रथम चरण, इसको कहते हैं प्रथम वाचन। क्या कहते हैं? प्रथम वाचन, ठीक है। तो इस चरण में विधेयक को संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यदि विधेयक सरकारी है यानी किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और यदि प्राइवेट है तो किसी अन्य सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो विधेयक को प्रस्तुत करने वाला सदस्य सदन में बताता है कि विधेयक का शीर्षक और उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो या तो कोई मंत्री बताएगा अगर सरकारी विधेयक है तो, या तो प्राइवेट विधेयक है तो कोई संसद का सदस्य है यानी एमपी बताएगा कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका शीर्षक क्या है। जैसे किसान कानून, सीए, एनआरसी, ये सब शीर्षक है, और उनका विषय जो प्रावधान होते हैं वो उसका मूल उद्देश्य होता है। तो प्रथम वाचन में क्या होता है कि संसद के किसी भी सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। यदि विधेयक सरकारी है तो किसी मंत्री के द्वारा, अगर प्राइवेट है तो सांसद के द्वारा। अब विधेयक को प्रस्तुत करने वाला सदस्य जो होता है सदन में बताता है कि विधेयक को प्रस्तुत करने वाला जो सदस्य होगा वो सदन को बताता है कि इसका शीर्षक क्या है और इसका मूल उद्देश्य क्या है।
तो इसी के साथ विधेयक की प्रकाशित पंक्तियां, यानी विधेयक के जो रिसिप्ट होते हैं, जो पेजेस होते हैं डिटेल्स के, उसकी प्राप्तियां जो होती है, क्या होता है, सदन के सभी सदस्यों को बांटी जाती है। जैसे ये विधेयक है तो विधेयक के कई पेजेस होंगे, इसके डिटेल की कहानी पूरी, तो वो पेजेस क्या होते हैं, संसद के सदस्यों को बांटी जाती है। और इस चरण में क्या होता है, सामान्यतः विधेयक पे कोई चर्चा नहीं होता है, यानी सभी को विधेयक का कॉपी दे दिया गया, बांट दिया गया, ठीक है। सिर्फ सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है, कि सदन की अनुमति मिलने के बाद विधेयक को क्या कर दिया जाता है, राजपत्र यानी गेजेट में प्रकाशित किया जाता है, यानी उसमें मोहर लग जाता है भारत सरकार का, ठीक है। तो इसे गेजेट के रूप में प्रकाशित किया जाता है। यदि विधेयक सदन में प्रस्तुत होने से पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, गेजेट में, जैसे कि धन विधेयक होता है, वो क्या होता है, मनी बिल होता है, तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आता है, तो वहां पे पहले ही राष्ट्रपति महोदय उस पर मोहर मार देते हैं, तो राष्ट्रपति की मोहर मारती वो क्या हो जाता है, गेजेट हो जाता है। और यहां पे जो है इसके बाद गेजेट किया जाता है, यानी इसके बाद मोहर लगता है। और वहां पे धन विधेयक में क्या होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है, तो पहले ही गेजेट हो जाता है, ठीक है। तो सदन की अनुमति लेने के लिए जरूरत नहीं होती है, जो पहले से गेजेट होता है, ठीक है। तो आमतौर पे प्रथम वाचन में सिर्फ औपचारिकता होती है, एक ऑफिशियली सबको दिखाया जाता है, और प्रथम वाचन का अर्थ होता है विधेयक को पेश किए जाने और राजपत्र में उसके प्रकाशित होने से, यानी उसमें बस राष्ट्रपति का मोहर लग जाए, गेजेट होना। तो प्रथम वाचन में क्या हुआ कि उसे पेश किया गया, ठीक है, उसकी प्राप्तियां बांटी गई और उस पर मोहर मार दिया गया, गेजेट प्राप्त प्रकाशित हो गया, बस उसको अनुमति लेना। तो जो पूर्व अनुमति से होगा पहले से गेजेट रहता है। तो प्रथम वाचन समझ में आ गया होगा कि प्रथम वाचन में क्या होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए द्वितीय वाचन, सेकंड रीडिंग। तो प्रथम वाचन हो गया, अब देखिए द्वितीय वाचन। और इसमें क्या होता है द्वितीय वाचन में, तो द्वितीय वाचन में विधेयक पे विचार विमर्श की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। और द्वितीय चरण में विधेयक के सभी उपबंधों पे, सभी प्रावधानों पे डिटेल में विचार विमर्श होता है। और द्वितीय वाचन के अंतर्गत विधेयक को 3 उप चरणों में बांट दिया जाता है, यानी द्वितीय चरण में भी 3 उप चरण हो गया। पहला साधारण बहस की व्यवस्था, चरण, साधारण बहस की अवस्था। दूसरा समिति अवस्था, ठीक है, समिति अवस्था। और तीसरा विचार की अवस्था। तो अगर एक बात कहें एक लाइन में, तो विधेयक पे डिटेल में विचार विमर्श किया जाता है, उसे द्वितीय वाचन कहते हैं। और द्वितीय वाचन के 3 उपवर्गों में बांट दिया जाता है, साधारण बहस की, समिति अवस्था और विचार की अवस्था। अब इसी को डिटेल में समझते हैं कि पहला जो है आपका साधारण बहस की अवस्था, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, इसके अंतर्गत क्या होता है। तो साधारण बहस की अवस्था के अंतर्गत विधेयक पे सैद्धांतिक चर्चा होती है, यानी कि इस दौरान विधेयक के अलग अलग उपबंधों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता है, अलग अलग उपबंधों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता है। इस अवस्था में सदन जो है कुछ कदम उठा सकता है, जैसे कि साधारण बहस की व्यवस्था में, जैसे कि वो तुरंत चर्चा शुरू कर सकता है। दूसरा, चर्चा के लिए बाद की कोई तिथि निर्धारित कर सकता है। तीसरा, विधेयक को गहन विचार विमर्श के लिए सदन की सिलेक्ट कमेटी को सौंप सकता है, यानी कि एक
प्रवर समिति को सौंप सकता है, तीसरा प्रवर समिति को सौंप सकता है, ठीक है, सिलेक्ट कमेटी को। और चौथा कि विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति यानी ज्वाइंट समिति को सौंप सकता है। और पांचवा, विधेयक को जनता की राय जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। तो ये चार काम जो है साधारण बहस की अवस्था में किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि अध्यक्ष महोदय यानी पीठासीन अधिकारी क्या करते हैं। तो ये पहला चरण है द्वितीय वाचन का। अगर अब किसी प्रवर समिति को सौंप दिया गया यानी पर समिति अवस्था आ गया, तो यदि विधेयक को प्रवर समिति यानी सिलेक्ट कमेटी को क्या कर दिया गया या संयुक्त समिति यानी कि ज्वाइंट कमेटी, राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन को क्या कर दिया गया, दे दिया गया, इसी को कहते हैं समिति अवस्था। तो ये उपचरण समिति अवस्था कहलाता है, ठीक है। तो समिति विधेयक के प्रत्येक खंड पे विचार करती है और सुझाव देती है कि उसमें क्या हटाया जाना चाहिए और क्या जोड़ना जाना चाहिए। तो समिति क्या सुझाव देती है कि कौन सा प्रावधान हटा दिया जाए और कौन सा प्रावधान इसमें और जोड़ दिया जाए, ठीक। तो ये समिति अवस्था होती है। इसके बाद आता है तीसरा अवस्था, विचार की अवस्था। और विचार की अवस्था में समिति के द्वारा जो सुझाव दिया गया होता है, प्रतिवेदन प्रस्तुत दिए जाने के बाद विधेयक का प्रभारी होता है जिसने उसे पेश किया होता है, सदन में यह प्रस्ताव रखता है कि समिति के प्रतिवेदन के आलोक में विधेयक पे विचार किया जाए, यानी मतदान का काम यहीं से शुरू हो जाता है। तो पूरा विचार विमर्श तो यहां हो ही गया। अगर विचार विमर्श में यहां पे भेज दिया तो ठीक, नहीं तो यहीं से सीधे चला जाता है विचार में। अगर यहीं से अगर प्रवर समिति को नहीं सौंपा गया तो साधारण विधेयक यहीं से बहस के बाद सीधे यहां आ जाता है, ठीक है। तो ये द्वितीय वाचन और इसी में क्या होता है, विधेयक पे विचार विमर्श होता है डिटेल में। क्लियर है? मतलब कि नहीं बोलने का यही मतलब है यार। बार बार कहता हूं क्लास में कि कोई डिसलाइक करता है तो आप लोग उसके पीछे मत पड़िए। उन मूर्खों को कोई बुलाता है क्लास में? जो लोग डिसलाइक किए हैं उन मूर्खों को कोई बुलाता है क्लास में कि मूर्ख लोग आओ और मेरे क्लास को देख के डिसलाइक करो? तो उन मूर्खों को क्लास मेरा ही करना है, तो उनकी इच्छा है, डिसलाइक करने दीजिए। आप लोग अपना टाइम काहे वेस्ट करते हैं? देखिएगा, तो विचार की अवस्था के बाद क्या कहा जाता है कि इसके बाद जो है विधेयक के प्रत्येक उपबंध पे चर्चा और मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस अवस्था में सदस्यों को संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का हक होता है। तो यदि वे संशोधन स्वीकृत हो जाते हैं तो विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। पीठासीन अधिकारी विधेयक का प्रत्येक खंड जो है सदन के सामने रखता है और प्रत्येक खंड के संबंध में प्रस्तावित किए गए संशोधन जो है प्रस्ताव पे मतदान कराता है। आज जब सभी खंडों पे मतदान पूरा हो जाता है तो विधेयक नए रूप में सामने आता है। तो यहां पे क्या हो गया, विचार विमर्श हो गया और मतदान का काम हो गया विचार की अवस्था तक। तो ये हो गया द्वितीय वाचन। इसके बाद आता है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन, तृतीय वाचन में क्या होता है भाई, थर्ड रीडिंग में क्या होता है? तो इस चरण में जिसने विधेयक को क्या किया था, पेश किया था, यानी प्रभारी सदस्य, मेंबर इंचार्ज। तो प्रभारी सदस्य प्रस्ताव रखता है कि संशोधित विधेयक पे मतदान किया जाए, यानी जिसे जो ऐड करवाना था उसने ऐड करवा दिया, जिसे जो प्रावधान हटवाना था उसे हटवा दिया। तो यानी इस चरण में प्रभारी सदस्य क्या करता है, प्रस्ताव रखता है कि संशोधित विधेयक पे मतदान किया जाए और उसे पारित किया जाए। और इस चरण में सिर्फ संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार, ठीक है, करने के संबंध में ही चर्चा होती है। विधेयक के अंतर्गत कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी संशोधन सिर्फ द्वितीय वाचन में हो सकता है, तृतीय वाचन में सिर्फ मतदान होता है, या तो अस्वीकार का या तो स्वीकार का। तो विधेयक पारित हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता है तो आगे देखते हैं। तो फिर आता है चौथा। तो अगर विधेयक पारित हो जाता है, ठीक है, अगर पारित नहीं हुआ तो विधेयक वहीं रह गया, लटक गया, पेंडिंग। अगर पारित हो जाता है तो फिर चौथा चरण आता है और विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। यानी अगर लोकसभा में यह काम हो गया तृतीय वाचन का तो राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा में तृतीय वाचन का काम हो गया तो चौथे चरण के लिए लोकसभा में भेजा जाएगा। तो विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाना ही क्या है, चौथा चरण है, सेंडिंग द बिल टू द सेकेंड हाउस। तो जब एक सदन विधेयक को पारित कर देता है तो पीठासीन अधिकारी उस पर सहमति प्राप्त करने के लिए उसे दूसरे सदन को भेजता है।
दूसरे सदन के द्वारा प्राप्त किए जाने पर विचार विमर्श के लिए सदन के पटल पर रखा जाता है। और इस सदन में भी फिर यहीं से शुरू होगा प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, सेम टू सेम। ठीक है, तो सेम टू सेम करने के बाद जो भी तृतीय वाचन पे आएगा और तृतीय वाचन पे आएगा और उसके सामने भी कई विकल्प रहेगा। पहला विकल्प रहेगा कि वो विधेयक को बिना संशोधन के पारित करके प्रथम सदन को वापस भेज दे। दूसरा कि वो विधेयक को कुछ संशोधन के सहित प्रथम चरण को वापस कर दे। या तीसरा कि वो विधेयक को अस्वीकार कर दे। या चौथा कि विधेयक को पड़ा रहने दे, कोई कार्रवाई ना करे। ये चार ऑप्शन जो है द्वितीय सदन के पास रहता है। तो यदि दूसरे सदन ने बिना संशोधन के विधेयक पारित कर दिया तो विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाता है। यदि दूसरे सदन ने कुछ संशोधन प्रस्तावित किए तो पहला सदन उन संशोधनों को स्वीकार कर ले तो मान लिया जाता है कि दोनों सदनों में संशोधन सहित विधेयक पारित कर दिया गया। इन दोनों ही स्थितियों में अगले चरण के तौर पर विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन बाकी के दो ऑप्शन थे, इन दोनों के अलावा गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि यदि दूसरे सदन द्वारा पेश किए गए संशोधन को पहला सदन खारिज कर दे या दूसरा सदन जो है पहले सदन द्वारा भेजे गए विधेयक को जो संशोधन था उसे खारिज कर दे तो गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। और इसी प्रकार यदि दूसरा सदन 6 महीने तक विधेयक पे कोई कार्रवाई ना करे, पड़ा रहने दे, ठीक है, तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अगर गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग बुला सकता है। तो संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं हो सकता है, यह सिर्फ साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयकों के मामले में ही बुलाई जा सकती है। तो यदि संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का बहुमत विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। तो ये थी पूरी कहानी आप लोगों का साधारण विधेयक का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, चतुर्थ वाचन में दूसरे सदन को भेजा जाना, दूसरे सदन के बाद ऑप्शन के साथ समस्याएं के साथ ज्वाइंट सीटिंग के बाद पारित हो जाना। उसके बाद आता है पांचवा चरण जिसे कहते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने के बाद पीठासीन अधिकारी क्या करता है, विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजता है, क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही बिल जो होता है अधिनियम में बन पाता है। तो आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास ऐसे विधेयक में 3 विकल्प होते हैं, यानी 3 वीटो का पावर होता है। पहला कि वो विधेयक को स्वीकार कर सकता है और उसकी स्वीकृति मिलने पर विधेयक अधिनियम बन जाता है। दूसरा कि जब विधेयक को अपने पास रोक सकता है, और रोकने का अर्थ है जेवी वीटो, यानी अपने पास पड़ा रहने दे सकता है। तीसरा, यदि राष्ट्रपति विधेयक के उपबंधों से संतुष्ट नहीं है तो वो उसमें संशोधन के कुछ सुझाव के सहित उसे संसद के दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि दोनों सदन राष्ट्रपति के सुझाव को स्वीकार करते हुए विधेयक को पुनः भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास, तो वहां पे राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं अनुमति देने के लिए। तो ये 3 विकल्प राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये था पूरा साधारण विधेयक की कहानी। डिटेल में बाउंस मार गया ना दीपू सोनी जी, आईएएस का तैयारी मत कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए कोई ग्रुप डी या रेलवे का तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक बढ़िया टॉपिक आया नहीं, वाचन 4, वाचन 1, 2, 3 समझ में आ गया, जो बचवा का सब्जेक्ट है वो समझ में आ गया। थोड़ा सा आईएएस के लेवल का कंसेप्ट आया, बाउंस मार गया। यही पढ़ाई करते हैं। चतुर्थ चरण में क्या होता है, फोर्थ चरण में क्या होता है, विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। यानी कि अगर तृतीय चरण जिस सदन में पूरा हो जाता है, लोकसभा में पूरा हो गया तो राज्यसभा में, अगर राज्यसभा में पूरा हो गया तो लोकसभा में भेजा जाता है। तो चौथा चरण क्या है, विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है।
तो दूसरे सदन में भी सेम प्रोसेस, 3 प्रोसेस पूरा किया जाएगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, जैसे पहले सदन में हुआ था। तो चौथा चरण में आने के बाद, यानी जब विधेयक को वहां पे मतदान करना होगा तृतीय चरण में, तो जब एक सदन विधेयक को पारित कर देता है तो पीठासीन अधिकारी उस पर सहमति प्राप्त करने के लिए उसे दूसरे सदन को भेज देता है। और दूसरे सदन के द्वारा प्राप्त किए जाने पर उसे विचार विमर्श के लिए सदन के पटल पर रखा जाता है, और इस सदन में भी विधेयक को प्रथम, तृतीय, द्वितीय और तृतीय वाचन से गुजरना होता है। और अंतिम स्थिति में जब तृतीय चरण जैसे उसमें हो गया था, तो यहां पे चौथा चरण में इसमें आ गया था, और इसमें क्या होगा कि इसके पास विकल्प रहेगा। तो अंतिम स्थिति में, यानी तृतीय चरण के अंतिम स्थिति में दूसरे सदन के पास उस विधेयक के संबंध में क्या विकल्प होता है? पहला विकल्प होता है सदन के पास कि वो विधेयक को बिना किसी संशोधन के, यानी जैसा प्रथम चरण से आया था वैसा ही उसको स्वीकृत करके प्रथम चरण को वापस भेज दे कि भाई ठीक है, ले जाओ, ठीक है। वो विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित करके सदन को वापस भेज दे। दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास कि वो विधेयक को कुछ संशोधन कर दे और प्रथम चरण को वापस भेज दे कि भाई ये कुछ चीजें इसमें ऐड कर दो, कुछ चीजें निकाल दो। तो कुछ प्लस करने के लिए कह सकता है, कुछ माइनस करने के लिए, और कह दे कि ये ठीक है, ले जाओ, इसमें से ये 4 पॉइंट निकाल देना, इससे जोड़ देना, और कहेगा प्रथम चरण को वापस कर दिया। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या कर सकता है दूसरा सदन कि ये विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, कैंसिल कर सकता है कि भाई हमें स्वीकार्य नहीं है। और चौथा क्या कर सकता है दूसरा सदन कि वो ये भी कर सकता है कि विधेयक को अपने पास पड़ा रहने जो छोड़ सकता है कि भाई हमें इस पे कोई कार्रवाई नहीं करना है, तो इसको पड़ा रहना छोड़ सकता है, पड़ा रहने देगा। तो ये दूसरे सदन के पास 4 विकल्प होता है। तो जब ये 4 विकल्प होते हैं तो 2 में तो कोनो दिक्कत नहीं है, पहला और दूसरा में तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? तो सुनिए, तो यदि दूसरे सदन ने बिना संशोधन के विधेयक पारित कर दिया, मतलब पहला वाला ऑप्शन, तो विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दूसरे सदन ने कुछ संशोधन प्रस्तावित किया, यानी प्लस माइनस वाला, ठीक है, किए, और पहला सदन उन सदनों को स्वीकार कर लेता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वीकार कर लिया दूसरा सदन ने, पहला सदन ने क्या, दूसरे सदन के द्वारा जो अपेक्षाएं की गई थी, अनुशंसाएं की गई थी प्लस माइनस का, तो पहले सदन ने इसको स्वीकार कर लिया, तो पहला वाला में भी कोई दिक्कत नहीं है स्वीकार करने के साथ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सदनों के, ठीक है, यदि दूसरे सदन ने कुछ संशोधन प्रस्तावित किया है और पहला सदन उन पे स्वीकार कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों सदनों से पारित माना जाता है। तो इन दोनों स्थितियों में अगले चरण के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भेज दिया जाएगा, क्योंकि दोनों चरण से, दोनों विधेयक दोनों लोकसभा और राज्यसभा से क्या हो गया, पारित हो गया, समझा जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है इन दोनों के अलावा में, यानी दूसरा सदन या तो स्वीकार कर दे या तो अपने पास पड़ा रहने दे, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो इसी को कहते हैं गतिरोध, डेडलॉक। तो उदाहरण के लिए यदि दूसरा सदन पेश किए गए संशोधन को क्या कर दे, खारिज कर दे, या दूसरा सदन पहले सदन द्वारा भेजे गए विधेयक को, ये जो सुझाव आया था उस सुझाव को खारिज कर दे, तो दोनों स्थिति ये खारिज वाला ही आ जाएगा। तो स्वीकार कर ले तो ये तो 2 स्थिति बन गया, ठीक है। लेकिन ये तीसरा स्थिति क्या बनता है, या तो इसकी अनुशंसाओं को अस्वीकार कर दे या तो पूरा विधेयक को अस्वीकार कर दे दूसरा सदन, ठीक है। तो ये स्थिति हो, ठीक है। इसी प्रकार कि दूसरा सदन 6 महीने तक विधेयक पे कोई कार्रवाई ना करे तो गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। तो इसी गतिरोध को, यानी इन दोनों गतिरोध को या तो अपने पास पड़ा रहने दे या तो इसकी अनुशंसाओं को स्वीकार ना करे, कौन, प्रथम सदन। तो इन्हीं दोनों गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, साधारण विधेयक के केस में ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, और दोनों सदनों के द्वारा अगर क्या कर दिया जाए, साधारण विधेयक से नहीं, उपस्थित और मतदान करने वाले का आधे से 1 ज्यादा बहुमत से पारित कर दिया जाए, तो दोनों सदनों से इसे पारित समझा जाता है। इसके बाद 5वां चरण में राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, सिग्नेचर हो गया तो कानून बन गया। पता नहीं क्या था ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है, केवल आदत हो गया है बच्चों की तरह 2-3 बार सुनने का, और कुछ नहीं है, ठीक है। केवल आदत हो गया है बच्चों की तरह 2-3 बार सुनने का। कहां गए भाई बाउंसर वाले लोग, हैप्पी श्रीवास्तव और दीपू सोनी, समझ में आया? अब क्या रॉकेट साइंस बता दिए इस बार, पहले वो यही बताया था, दिमागवा खोल के रखिएगा तब ना समझ में आएगा। दिमाग तो कहीं और रहता है, दोबारा पूछने के लिए तैयार रहते हैं पहले ही।
पहला बार भी यही बताया था, ठीक है। केवल वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। एगो खत्म हो गया आप लोग का साधारण विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक खत्म हो गया। अब धन विधेयक है, वित्त विधेयक, ये 1 घंटा लगेगा इसमें। तो एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। 10 से 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट का ब्रेक है। अगला क्लास अभी स्टार्ट होगा इसी वीडियो के इसी लिंक से, ठीक है। यही लिंक रहेगा, क्लास स्टार्ट होगा इसी पे, फिर क्लिक करके 9:15 में, कितने बजे, 9:20 में, ठीक है। 9:20 में अगला क्लास है, फिर यहीं से पॉलिटी दूसरा स्टार्ट करेंगे, धन विधेयक, ठीक है। तो 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट के बाद इसी क्लास के लिंक से, यही क्लास का लिंक रहेगा, 15 मिनट के बाद फिर मिलते हैं, 15 मिनट के बाद। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थोड़ा कंफर्म कीजिए, आवाज आ रहा है मेरा, आवाज आ रहा है एनीबॉडी? आवाज आ रही है, आवाज? आवाज क्लियर है? ठीक है, चलिए जुड़ गए सभी लोग। गुड मॉर्निंग। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। आ गए सभी लोग? कितना लाइव दिखा रहा है? 10-15 लोग हो गए कि नहीं? कितना लाइव शो कर रहा है? ठीक है, बाकी लोगों को आदत नहीं है टाइम से क्लास करने का, छोड़िए उनको। तो हम लोग जो है कहां तक पहुंच गए थे? लास्ट टॉपिक पे आ गए थे। देखिएगा ये सभी चीजें हो गई हैं, ठीक है। हम लोग आ गए थे यहां पे, तो हम लोग देख रहे थे सदन की विधि निर्माण प्रक्रिया में विधेयक। तो साधारण विधेयक को क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया, और साधारण विधेयक कितने वाचन से होकर गुजरता है मैंने बताया। अब हमारा अगला टॉपिक है धन विधेयक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं धन विधेयक क्या होता है और कैसे इसकी विधि निर्माण होती है। तो अगला टॉपिक है, उम्मीद करता हूं यहां तक किसी कोई डाउट है? साधारण विधेयक से किसी कोई डाउट है? एनीबॉडी? साधारण विधेयक से किसी कोई डाउट है? चलिए चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, धन विधेयक। मनी बिल और वित्त विधेयक दोनों को एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले एक पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान शास्त्र में वर्ल्ड लेवल पे वित्त विधेयक क्या कहा जाता है, किसे कहते हैं वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। तो आय यानी इनकम और व्यय यानी एक्सपेंडिचर। तो एक मूवी आई थी आमदनी अठनी खर्चा रुपया, नाम सुने हैं लोग? तो यही आमदनी और खर्चा का संबंधित जो विधेयक होता है उसी को वित्त विधेयक कहते हैं। यानी आमदनी और खर्चा से संबंधित जो भी विधेयक होता है, यानी सरकार के आय और व्यय से संबंधित जो भी विधेयक होगा वो प्रत्येक विधेयक वित्त विधेयक होगा। धन विधेयक क्या होता है? तो इसका भी ऐसे ही विधेयक से है जिसका आय और व्यय से भी संबंधित होता है, लेकिन कुछ विशिष्ट, स्पेसिफिक और चयनित यानी सिलेक्टिव
जो कि आर्टिकल 110 में बताया गया है। वो विषय सिलेक्टिव और विशिष्ट विषय जो आर्टिकल 110 में बताया गया है, और आय और व्यय से संबंधित विषय जो 117 में बताया गया है। तो आर्टिकल 110 भी आय और व्यय से संबंधित है, लेकिन कुछ विशिष्ट है, इसे अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो भारत में धन विधेयक का डिफिनेशन क्या बनता है कि ऐसा विधेयक जिसमें आर्टिकल 110 से संबंधित कोई यानी एक प्रावधान अगर किसी विधेयक में वो भी, या आर्टिकल 110 के सभी प्रावधान हो वो भी, आर्टिकल 110 से बाहर का प्रावधान नहीं होना चाहिए, तो वो भारत में धन विधेयक माना जाएगा। यानी आर्टिकल 110 में 10 प्रावधान है, तो उसमें का एक प्रावधान है तो भी वो धन विधेयक, अगर सभी प्रावधान है तो भी वो धन विधेयक, लेकिन आर्टिकल 110 के बाहर का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया धन विधेयक। आप देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो धन विधेयक को समझने के लिए जरूरी है कि आर्टिकल 110 में कौन सी बातें बताई गई हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा क्या दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। इस अध्याय में ये संविधान का कट पेस्ट है, संविधान में से ये भाषा निकाला गया है। तो इस भाषा को समझना इतना आसान नहीं होगा, फिर भी आप लोग को बताता हूं। इस अध्याय में कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा, यानी आर्टिकल 110 में कहा जा रहा है यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं, यानी या तो सब विषय या तो कोई एक से संबंधित कोई उपबंध है तो वो धन विधेयक माना जाएगा। तो पहला, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परियार, परिवर्तन या विनियम। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये क्या होता है। देखिए, किसी कर का लगाया जाना, ठीक है, इंपोजिशन, इसी को कहते हैं अधिरोपण। समाप्त किया जाना, एबोलाइजेशन यानी उत्साधन, इसको समाप्त किया जाना कहते हैं। परिहार यानी परिवर्तन, यहां पे है परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, तो परिवर्तित किया जाना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। या नियमित, रेगुलेट किया जाना है विनियमन। ठीक है, तो ये सब अगर किसी कर के रूप में बात की जाती है, यानी किसी कर को लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित किया जाना या नियमित किया जाना, ये सब क्या है, धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे अगर ऐसा कोई विधेयक लाया जाता है तो। दूसरा, कि भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रतिभूति देने का विनियमन, या भारत सरकार द्वारा अपने पर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं विषय विधेयताओं से संबंधित विधि का संशोधन। ये कहने से इसका अर्थ क्या है, तो इसको सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन। अगर एक लाइन में समझे तो भारत सरकार के द्वारा उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन, यह भी धन विधेयक समझा जाएगा। तीसरा, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या ऐसी किसी विधि में धन जमा करना या उससे धन निकालना। यह संविधान की भाषा में, सरल भाषा में बता रहा हूं। तो तीसरा क्या कह रहा है कि भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना, उसमें से धन निकालना या उस धन की कस्टडी से संबंधित प्रावधान बनाना, ये सब क्या होगा, धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। चौथा प्रावधान है भारत की संचित निधि से विनियोग। ठीक है, विनियोग, भारत की संचित निधि से विनियोग। पांचवा देखिए, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पे भारित व्यय घोषित करना, यानी कोई ऐसा व्यय उसे भारत की संचित निधि पे भारित व्यय घोषित करना हो, या ऐसे धन की अभिरक्षा का उसके निर्गमन या संघ या राज्य क्षेत्र के लेखाओं की संपरीक्षा करना हो। मतलब क्या है, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पे भारित व्यय घोषित करना या ऐसे व्यय की रकम को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना, ये सब क्या हो जाएगा, धन विधेयक के अंतर्गत आता है। अगला है भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा। इसका मतलब क्या है कि भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे यानी पब्लिक अकाउंट, ठीक है, कोई धन प्राप्त करना या संघ या राज्य सरकारों के लेखों की जांच से जुड़े विषय, यानी ऑडिट ऑफ अकाउंट, संघ का हो या राज्य का, तो वो भी क्या होगा, धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। आइए उपर्युक्त में से, यानी इन सभी ऊपर में से जितने भी विषय हैं, इनमें से कोई भी विषय हो, सब के सब धन विधेयक आएंगे। ये कहता है खंड ए और च में किसी विषय का अनुवांशिक कोई विषय, यानी इनमें से संबंधित कोई भी विषय,
ठीक है, क से च तक का सारा विषय क्या आएगा आपका, आएगा धन विधेयक के अंतर्गत। अब देखिए ये आर्टिकल 110 क्लॉज 1 की बात है। ये जो अभी आप लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 110 क्लॉज 1 है, देखिए यहां पे लिखा गया आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में इतने प्रावधान दिए गए, इतने प्रावधान, ठीक है। अब आर्टिकल 110 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 110 क्लॉज 2 कहता है कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वो जुर्माना या अन्य धन्य शक्तिकरण के अधिरोपण का या अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या कोई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उसके संदाय का उबंध करता है। इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर्ण के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उबंध करता है। अब इसको सरल शब्दों में समझिएगा, ये संविधान की भाषा है, इसको सरल शब्दों में समझिएगा। आर्टिकल 110 क्लॉज 2 क्या कहता है, सरल शब्दों में समझिएगा। आर्टिकल 110 क्लॉज 2 में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि कोई विधेयक केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं समझा जाएगा यदि उसका संबंध किसी जुर्माने से या किसी आर्थिक दंड के साथ हो। तो आर्थिक दंड में हम पैसा लेते हैं, पुलिस को देते हैं, तो वो आय हो गया उसका, तो इस कारण से उसे धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि किसी जुर्माने या किसी आर्थिक दंड के साथ उसका संबंध है। तो पहला बात बताया गया किसे क्या नहीं समझा जाएगा, धन विधेयक नहीं समझा जाएगा। दूसरा बात क्या बताया गया है कि उसका संबंध किन्हीं सेवाओं या लाइसेंसों की फीस के साथ है, तो उसे भी नहीं समझा जाएगा। दूसरा बात क्या है कि उसका संबंध किसी सेवा या लाइसेंसों की फीस से है, तो उसे भी धन विधेयक नहीं समझा जाएगा। और तीसरा बात बताया गया इसी में क्लॉज 3 में कि उसका संबंध किसी स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी या निकाय या बॉडी या स्थानीय प्रयोजनों के लिए कर लगाने या हटाने या परिवर्तित करने या उसे विनियमित करने से हो, तो उसे भी जो होगा स्थानीय स्तर पर अगर कोई ऐसा प्राधिकारी है, अथॉरिटी है, निकाय है, उसके प्रयोजन के लिए कर लगाने, हटाने, परिवर्तित करने और विनियमित करने का अगर कोई प्रावधान है, तो इन तीनों ही कंडीशन में उसे धन विधेयक नहीं समझा जाएगा, आर्टिकल 110 क्लॉज 2 में कहा गया है। तो इसी बात को यहां पे टेक्निकल शब्दों में लिखा गया है, मैंने आपको सरल शब्दों में बताया। ये संविधान की भाषा, ये आपके संविधान की भाषा है, ठीक है, ये आपकी संविधान की भाषा है, ठीक है, इसे मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ये आपकी संविधान का भाषा है। और जो मैंने बताया उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आर्टिकल 110 क्लॉज 2 क्या कहता है कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि उसका संबंध किसी जुर्माने या आर्थिक दंडों से है। दूसरा कि उसका संबंध किसी सेवा या लाइसेंसों की फीसों के साथ है। या तीसरा उसका संबंध किसी स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी या बॉडी या स्थानीय प्रयोजनों के लिए कर लगाने, हटाने, परिवर्तित करने या विनियमित करने से, तो इसे धन विधेयक नहीं समझा जाएगा। ये आर्टिकल 110 क्लॉज 2 कहता है। आर्टिकल 110 क्लॉज 3 क्या कहता है? यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निश्चय ही क्या होगा, अंतिम होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं धन विधेयक का निर्धारण तो कौन करता है? आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में स्पष्ट किया गया है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो इस संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा, ठीक है। और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, याद रखिएगा, यह न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर है? अब देखिए चौथा क्या कहता है कि जब धन विधेयक आर्टिकल 109 के अधीन राज्यसभा को प्रशोषित किया जाता है, जब ये अनुच्छेद 111 के अधीन, इसे हम लोग बाद में देखेंगे। बस आर्टिकल 110 क्या है समझ में आया? आर्टिकल 110 में मतलब इन प्रावधानों से संबंधित कोई बिल रहता है तो वो क्या समझा जाएगा, धन विधेयक समझा जाएगा। अब आप लोगों को धन विधेयक समझ में आया कि धन विधेयक क्या होता है? एक बात और याद रखिएगा कि धन विधेयक के संबंध में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा सरकारी विधेयक ही होता है। इसका मतलब क्या है कि इसे कोई मंत्री ही धन विधेयक को पेश कर सकता है, कोई और नहीं। यानी कोई एमपी चाहे धन विधेयक को पेश करना तो नहीं कर सकता है, जब होगा ये सरकारी विधेयक ही होगा, यानी कोई मंत्री ही इसे पेश करेगा। क्लियर है? अब जाके धन विधेयक क्लियर हुआ?
ये संविधान की भाषा है, संविधान की भाषा पे ध्यान ना दीजिए, इसे अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप लोगों को कैसे समझ में आ जाएगा। तो ये संविधान की भाषा है, जो मैंने बताया उस भाषा पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक टॉपिक यहीं से, ठीक है, इंपोर्टेंट बातें, ठीक है। धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया क्या है, तो इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, केवल कोई मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह साधारण बहुमत से पारित होता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है, केवल अपनी सिफारिशों के साथ 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाती है। लोकसभा सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों में लोकसभा शक्तिशाली और व्यवहार में राज्यसभा को केवल 14 दिनों की विलंबनकारी शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं लौटा सकता है। स्पष्ट रूप से यह क्लियर है आप लोगों को कि इसको और डिटेल में समझाऊं? क्या ये बातें स्पष्ट रूप से क्लियर है कि और डिटेल में समझाऊं? बताइए, क्लियर है कि मैं दूं और बताऊं इसको डिटेल में? तो और किसी को कुछ भी डाउट हो धन विधेयक के बारे में तो मुझे बताए। ये केवल एक पेज से ये जो दिख रहा है ना, अभी तक के आईएएस पीसीएस के और अदर स्टेट पीसीएस की बात करेंगे तो कितना क्वेश्चन आया पता है आप लोगों को? एक एग्जांपल में ले लीजिए 80 क्वेश्चंस केवल इस एक पेज से। ये एक पेज जो दिख रहा है ना, इससे केवल 80 क्वेश्चंस आया है। समझ में आ रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है? 80 क्वेश्चंस। सबसे लास्ट वाला लाइन, ये धन विधेयक को स्वीकार या स्वीकार, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, राष्ट्रपति स्वीकार या अस्वीकार? बताइए। रटना क्या है? ये क्या हुआ यार? अच्छा, इसमें रटना क्या है? ये लास्ट वाला स्टेटमेंट ना, देखिए लास्ट वाला स्टेटमेंट ये रहा, देखिए लास्ट वाला स्टेटमेंट ये रहा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान आर्टिकल 111 क्या कहता है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया है तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो मनी बिल भी राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वो विधेयक अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वो धन विधेयक नहीं है, तो सदनों को इस संदेश के साथ वापस लौटा सकेगा कि वो विधेयक पे उसके किन्हीं उपबंधों पे पूर्ण विचार कर ले। अगर धन विधेयक नहीं है तो पूर्ण विचार करे और किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापन की वांछनीयता पे विचार करे जिसे उसने संदेश में सिफारिश की होगी, यानी उसमें कुछ ऐड करना या हटाने का। आज जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन विधेयक पे पूर्ण विचार करेंगे। यदि विधेयक सदनों के द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दे तो राष्ट्रपति के लिए समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उसमें अनुमति नहीं रोकेगा, यहां पे अनुमति देने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर वो धन विधेयक है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, यानी या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। बातें समझ में आया? या तो उसे स्वीकृति देंगे या तो अस्वीकृति देंगे। क्लियर है? अरे भाई लास्ट वाले में क्या दिक्कत है? लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, कई सारे टीचर ये पढ़ा देते हैं कि राष्ट्रपति जो है धन विधेयक पे अपना जो
वीटो की शक्ति है, अस्वीकृति कर देना नहीं कर सकते हैं। कई सारे टीचर जो हैं ये पढ़ा देते हैं कि धन विधेयक को राष्ट्रपति अस्वीकृत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है। तो कई सारे टीचर को यह लगता है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते हैं, जब उनकी पूर्वानुमति से ही पेश किया गया तो क्यों लौटाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। आर्टिकल 111 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग काहे कंफ्यूज हो रहे हैं भाई? कई सारे टीचर गलती करते हैं तो क्या मैं भी कर दूं? तो हो गया धन विधेयक क्लियर। अब हम देखते हैं वित्त विधेयक। अगला विधेयक हमारा कौन सा था? वित्त विधेयक था। देखिए, साधारण विधेयक हो गया, धन विधेयक हो गया, अगला विधेयक है हमारा वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक देखिए भाई पूरी कहानी। ठीक है, वित्त विधेयक की कहानी देखिएगा। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल्स। तो वित्त विधेयक जो है उन सभी विधेयक को कहते हैं जिसका संबंध वित्त से जुड़े मामलों से होता है, जैसे कि सरकार के राजस्व रेवेन्यू या सरकार के व्यय यानी एक्सपेंडिचर से संबंधित विधेयक, यानी किसी कर को लगाना या उसमें परिवर्तन करना इत्यादि वित्त विधेयक के सामान्य विषय हैं। तो हर धन विधेयक यानी सभी धन विधेयक जो हर प्रत्येक मनी बिल जो है वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होता है। यानी जो विशेष होता है धन वित्त विधेयक वो धन विधेयक। तो इसका एक ही अर्थ है ना कि प्रत्येक धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक होगा, क्योंकि भाई वो पहले वित्त विधेयक उसके बाद ना धन विधेयक है। लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होगा। ये बात कितने को समझ में आ रहा? ये बात कितने को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब समझिएगा। तो वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक टाइप 1 फाइनेंशियल बिल टाइप 1 आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में इसकी बात की गई है। और वित्त विधेयक टाइप 2 फाइनेंशियल बिल 2 जिसे आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में दिया गया है। और तीसरा वित्त विधेयक है आपका जिसे अभी अभी मैंने पढ़ा दिया, और वो है आपका कौन सा? मनी बिल। इसको क्या कहते हैं? आर्टिकल 110। ठीक है, तो भारत में वित्त विधेयक जो है 3 टाइप का होता है। एक वित्त विधेयक टाइप 1, वित्त विधेयक टाइप 2 और एक मनी बिल। तो वित्त विधेयक के कितने टाइप हो गए? 3 टाइप हो गए। अब देखिए वित्त विधेयक, तो मनी बिल तो आप लोग समझ चुके हैं पूरा। अब देखते हैं वित्त विधेयक टाइप 1 क्या कहता है। वित्त विधेयक टाइप 1 क्या कहता है? ऐसा विधेयक जिसमें आर्टिकल 110 से संबंधित कोई या सभी विषय हो और आर्टिकल 110 से बाहर का भी विषय शामिल हो। यानी आर्टिकल 110 से संबंधित एक विषय सब्जेक्ट हो, यानी इसका एक कोई प्रावधान हो या सारे प्रावधान हो, लेकिन साथ में 110 के बाहर का भी कोई विषय शामिल हो, तो वो वित्त विधेयक टाइप 1 हो गया। यानी 110 में जो भी 10 प्रावधान दिया गया है वो भी प्रावधान हो और साथ में कोई अन्य प्रावधान हो तो वो वित्त विधेयक टाइप 1 हो गया। अगर अन्य प्रावधान नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? मनी बिल हो जाएगा। अगर अन्य प्रावधान है तो वो वित्त विधेयक टाइप 1 है। अब वित्त विधेयक टाइप 2 क्या होता है? ऐसा विधेयक जिसमें आर्टिकल 110 का कोई प्रावधान ना हो, ठीक है, और भारत की संचित निधि से धन खर्च करने का प्रावधान हो, तो वो वित्त विधेयक टाइप 2 यानी फाइनेंशियल बिल होता है। कितने लोगों को समझ में आया फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2 का अंतर और मनी बिल में क्या रिलेशन है? तीनों क्लियर है?
फाइनेंशियल बिल 1, 2 और मनी बिल तीनों का रिलेशन और अंतर स्पष्ट है। वो कोई कानून थोड़े है जी, वो तो डाटा है ना वित्त विधेयक, कोई कानून थोड़े, लॉ थोड़े है आशुतोष जी, वो कोई विधेयक थोड़े है। फिर से बता देता हूं, एक बार ध्यान से समझिएगा। देखिए ये है धन विधेयक, ठीक है। तो इसका अगर इसके 10 प्रावधान है, टोटल 10 प्रावधान है। तो अगर किसी विधेयक में धन विधेयक का एक गुण यानी इसका एक प्रावधान या तो 10 प्रावधान या 2 प्रावधान यानी एक से ज्यादा या टोटल प्रावधान रहे और साथ में 110 के अलावा यानी आर्टिकल 110 के अलावा कोई अन्य प्रावधान भी हो, कोई अन्य भी प्रावधान हो, तो वो होता है वित्त विधेयक टाइप 1 फाइनेंशियल बिल 1। तो ये जो अन्य प्रावधान होगा किससे संबंधित होगा? आय और व्यय से संबंधित होगा, लेकिन आर्टिकल 110 से संबंधित नहीं होगा। तो वो कौन सा हो जाएगा? टाइप 1 हो जाएगा। अब कोई ऐसा विधेयक हो जिसमें आर्टिकल 110 का एक भी प्रावधान नहीं हो, यानी 110 का एक भी प्रावधान नहीं हो, लेकिन आय और व्यय से संबंधित प्रावधान हो, जिसमें क्या दिया है? भारत की संचित निधि से धन खर्च करने का प्रावधान हो, तो वो वित्त विधेयक टाइप 2 होता है, फाइनेंशियल बिल होता है। अब वो नहीं समझ में आया? अब तो भाई हमको लगता है कि 5 क्लास के बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। आइल हो कि ना आइल? चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। देखिए वित्त विधेयक टाइप 1 को डिटेल में समझिएगा। वित्त विधेयक 1 को 2 रूपों में धन विधेयक से समानता रखता है। ये 2 रूपों में समानता कैसे है? तो इसे भी केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, जैसे धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और इसके लिए भी राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, जैसे कि धन विधेयक के लिए जरूरी है। तो इन दो कारणों से क्या कहा जाता है कि वित्त विधेयक टाइप 1 जो है 2 रूपों में मनी बिल से समानता रखता है। बाकी के प्रावधान शेष मामलों में यह साधारण विधेयक के समान होता है। तो बाकी सभी मामला वही लागू होगा जो साधारण विधेयक में, यानी कि राज्यसभा इसे संशोधित भी कर सकती है, अस्वीकृत भी कर सकती है, यानी राज्यसभा को पूर्णतः शक्ति प्राप्त है, जैसे कि साधारण विधेयक में। दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक भी हो सकती है, क्लियर है। राष्ट्रपति इसे स्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं और पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं, क्योंकि मनी बिल नहीं है। तो ये हो गया वित्त विधेयक की महत्वपूर्ण बातें। अब वित्त विधेयक 2 देखिए, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है और ये सदन में पारित होकर दूसरे सदन में तभी भेजा जाएगा जब राष्ट्रपति ने सदन में विधेयक पर विचार की अनुमति दे दी हो। ठीक है, तो ये हो गया वित्त विधेयक 2। किसी को कोई दिक्कत है वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 के प्रावधान से? कि अब थोड़ा डिटेल में बताऊं? अगर समझ गए तो बताइए, नहीं तो डिटेल में बताने के लिए तैयार हूं। क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, अगर डिटेल में पूछेंगे तो 10 मिनट और सही बता दूंगा। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है वित्त विधेयक और धन विधेयक और वित्त विधेयक 2 में तो बताइएगा। अब मेरा एक सवाल है, बताइएगा वित्त विधेयक 2 के लिए क्या राष्ट्रपति का सिफारिश जरूरी है? वित्त विधेयक 2 के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है? वित्त विधेयक 2 के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है? बोल ही नहीं रहा है कोई। क्या पढ़ते हैं भाई? एकदम जरूरी नहीं है। वित्त विधेयक टाइप 1 जो है वो धन विधेयक की 2 बातें रखता है कि इसे भी केवल लोकसभा में और इसे राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, जैसे मनी बिल के लिए। लेकिन वित्त विधेयक 2 तो पूर्णतः साधारण विधेयक जैसा हो गया ना।
ठीक है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक था जो आप लोगों का समाप्त हुआ, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक तो मैंने पहले ही पूर्णतः पूरा समझा दिया था, और ये रहा धन विधेयक और वित्त विधेयक क्लियरली। तो अब किसी को दिक्कत है? तो ये थे संसद के विधि निर्माण की साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक की पूरी डिटेल। ठीक है, अब हमारा चैप्टर शुरू होगा राज्य की विधायिका। तो ये केंद्र की विधायिका से किसी को कोई ऐसा टॉपिक जो बाकी रह गया वो पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसी शक्ति जो बाकी रह गया हो आप लोग पूछ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है पता है ना? संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ के और मनी बिल को छोड़ करके बाकी के दोनों मामलों में जो है क्या किया जाता है? ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। तो कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब दोनों सदनों के द्वारा क्या होता है? उसे पारित कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी हो तो वो विधेयक क्या हो जाता है? कानून बन जाता है। तो क्लियर है? राज्यसभा की शक्ति क्या होती है आपातकाल में? जो शक्ति राज्यसभा लोकसभा की होती है वही शक्ति राज्यसभा की होती है, कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों की शक्ति बराबर होती है आपातकाल में। मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा जो है जरूरी होता है आपातकाल को आगे बढ़ाने के लिए। अब मंत्री परिषद जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आता है, तो अगर कोई अनुशंसा लाया जाता है संकल्प तो उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अनुमोदित करना जरूरी होता है आपातकाल में, उसे अगर आगे बढ़ाना है तो। और कुछ? अरे भाई और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बोलिए नहीं रहा है सब लड़का। कहां थे शक्तिमान उस समय से? फर्स्ट वित्त विधेयक में आर्टिकल 110 का कोई भी पॉइंट रहता है या नहीं, ये नहीं समझ में आया, समझना ही नहीं है इसमें। मैंने क्या किया, सीधा सा बात बताया कि आर्टिकल 110 का, आर्टिकल 110 में जो भी प्रावधान है उस प्रावधान का एक कोई प्रावधान या एक से ज्यादा प्रावधान या टोटल प्रावधान किसी विधेयक में हो और साथ में कोई अन्य प्रावधान भी हो, साथ में कोई अन्य जरूरी है। अगर केवल धन विधेयक का एक या कोई सारा प्रावधान हो तो मनी बिल है, लेकिन 110 के अलावा कोई अन्य प्रावधान भी हो तो वो वित्त विधेयक टाइप 1 होता है। और ऐसा विधेयक जिसमें आर्टिकल 110 का एक भी प्रावधान नहीं हो लेकिन आय और व्यय से संबंधित हो तो उसे वित्त विधेयक टाइप 2 कहते हैं। क्या समझना है यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझना क्या है? शक्तिमान बताइए क्या समझना है?
समझना क्या चाहते हैं पूछिए। चलिए फिर कल राज्य की विधायिका शुरू करेंगे और आज का टेस्ट आप लोग को रात के 9 बजे होगा। जो लोग भी एडमिशन नहीं लिए हैं वो लोग एडमिशन लेके टेस्ट सीरीज का हिस्सा जरूर बने, बाकी आप लोगों का इच्छा। चलिए मिलते हैं रात के 9 बजे, ठीक है। कल आप लोग का संभवतः साइंस से स्टार्ट होगा कल, ठीक है। टेक केयर।